नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के बड़े हमले की, आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर घिरे पीएम मोदी की। देखेंगे संसद में विपक्ष के सामने कैसे कमजोर दिख रही है सरकार। मालेगांव मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले पर क्यों उठे सवाल। जानेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ क्या खुलासा करने वाली है कांग्रेस। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी वाले इमोशनल चीजों की राजनीति करते हैं, इकोनॉमी पर कुछ नहीं बोलते। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में एनडीए को लगा बड़ा झटका, पूर्व सीएम पन्नीर सेल्वम ने तोड़ा एनडीए से नाता, एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद लिया फैसला। इंजीनियर रशीद की याचिका पर एनआईए को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई, टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला। शेयर बाजार में गिरावट, 296 अंकों की गिरावट के साथ 81,185 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 86 अंकों की गिरावट के साथ 24,768 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ब्रिटेन ने भी भारत को उन देशों की सूची में जोड़ दिया जो दूसरे देश में लोगों को टारगेट करते हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाक के बीच मध्यस्थता करवाने वाले दावे ने पहले ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं और अब मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत को एक करारा झटका देकर विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। दरअसल ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बेजान भी बता दिया। अब ट्रंप के इस बयान को राहुल गांधी ने पकड़ लिया और मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए सदन के बाहर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने कहा, ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेजान है। ये बात सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बेजान है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। यही नहीं, राहुल ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से एक ही आदमी के लिए काम करने का आरोप लगाया। यानी राहुल ने इशारों में मोदी सरकार को मित्रों की सरकार कह दिया और कहा, प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। अब राहुल के बयान से मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि क्या अब पीएम मोदी राहुल के बयान पर जवाब देंगे या आप भी गोलमोल जवाब देते हुए ट्रंप का नाम लेने से बचेंगे। ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जुर्माने की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी उन्हें अपना दोस्त बता रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों में है। साथ ही खुद पीएम मोदी सवालों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव आयोग ने भी माना है कि पीएम का कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन था। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो अब कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। चव्हाण ने दावा किया है कि 2020 में ग्राम पंचायत और विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने नियमों की अनदेखी की और चुनाव आयोग ने शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस मामले को लेकर कांग्रेस अब हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। चव्हाण ने कहा कि 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने सांगोला से शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम का देश भर में टीवी पर प्रसारण हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो चुनाव आयोग और ना ही जिला प्रशासन से इजाजत ली गई। चव्हाण ने इसे आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन बताया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रफुल्ल कदम ने इस मामले में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें विस्तृत सबूत पेश किए गए। शिकायत में मांग की गई है कि इस उल्लंघन के लिए पीएम मोदी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाए। चव्हाण ने आरोप लगाया कि आयोग ने उल्लंघन स्वीकार तो किया, लेकिन केवल रेल प्रशासन को चेतावनी दी और पीएम को बख्श दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी, तो फिर पीएम मोदी को छूट क्यों दी जा रही है। चव्हाण ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यक्रम वोटरों को प्रभावित करने का एक प्रयास था और अब वो इस मामले को अदालत में लेकर जाएगी, जिसे लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर आरोप सही साबित हो गए तो क्या पीएम मोदी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये तो देखने वाली बात है।
आचार संहिता उल्लंघन में पीएम मोदी फंसते दिख रही हैं, तो संसद में भी मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। विपक्ष की तरफ से एसआईआर और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल किए जा रही हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा भी सवालों में है। तो कैसे संसद में बैकफुट पर दिख रही है सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। मानसून सत्र के 9वें दिन संसद में बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे की गूंज सुनाई दी। एसआईआर को लेकर तो विपक्ष पहले ही दिन से सरकार पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन सरकार से डिमांड कर रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, क्योंकि एसआईआर ने लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कई अन्य दलों के सांसद भी शामिल हुए। टीएमसी सहित पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नजर आया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। विपक्ष ने एसआईआर को वापस लेने की मांग की और इसे लोकतंत्र पर वार बताया। लोकसभा में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विरोध की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विरोध की वजह से स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस पर विपक्ष ने सदन और संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है। इससे पहले सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता के ऑफिस में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। अब विपक्ष के सवालों के चलते मोदी सरकार बुरी तरह से गिर गई है और संसद में मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मोदी सरकार बैकफुट पर है तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अमित शाह के बयान की। अमित शाह ने राज्यसभा में दावा किया था कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता और उनके ऐलान के कुछ घंटे बाद ही एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हिंदू संगठनों से जुड़े 7 आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा था और सभी को बरी कर दिया गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि विस्फोट तो हुआ है, लोगों की जान भी गई है, लेकिन जिन लोगों को पेश किया गया है उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। एनआईए ये भी साबित नहीं कर पाया है कि जिस स्कूटर का इस्तेमाल किया गया वो बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर का था। एनआईए की तरफ से कोर्ट से प्राण दंड की डिमांड की गई थी, लेकिन प्रज्ञा को सजा मिले ऐसे सबूत एनआईए की तरफ से पेश ही नहीं किए गए। एनआईए कोर्ट के जज जस्टिस AK लाहोटी ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। सिर्फ संदेह के आधार पर हम मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ये समाज के खिलाफ एक गंभीर घटना थी, लेकिन केवल नैतिकता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि कर्नल पुरोहित RDX लाए थे या बम को असेंबल किया गया था। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत जमा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। घटना के बाद किसने पथराव किया और पुलिसकर्मी की बंदूक किसने छीनी, इसका भी कोई साफ प्रमाण मौजूद नहीं है। इसलिए ये अदालत विश्वसनीय सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी करती है। कोर्ट के फैसले से कुछ घंटे पहले अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, जबकि मालेगांव केस में जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज थे वो सभी हिंदू समुदाय के ही थे, लेकिन सभी बरी कर दिए गए। वैसे एक बात और बता दें कि एनआईए केंद्र की जांच एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। अब ऐसे में एनआईए कोर्ट के फैसले से पहले गृह मंत्री का बयान सवालों में आ गया है। मालेगांव के दोषी कौन है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। अब पीड़ित परिवारों की तरफ से एनआईए कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया गया है। वैसे ये कदम महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को उठाना चाहिए था। वैसे सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठते रहे हैं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई और इसे लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हेराफेरी के सबूत जल्दी सामने आ जाएंगे और इसी के चलते राहुल कर्नाटक आ रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में तो विपक्ष एनडीए सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा ही रहा है और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कर्नाटक में भी मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसकी अगुवाई पार्टी सांसद राहुल गांधी करने वाले हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास राज्य में वोट चोरी के आरोपों के सबूत हैं और राहुल गांधी 5 अगस्त को इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपेंगे और जनता के सामने तथ्यों को पेश करेंगे। कांग्रेस के इस दावे ने चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इसे लेकर सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि राहुल गांधी के पास इस बात के सबूत हैं कि कर्नाटक में वोटों की चोरी कैसे की गई। वो इस मुद्दे को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन करेंगे और चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने 23 जुलाई को आरोप लगाया था कि देश में चुनावों की चोरी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का गहराई से अध्ययन किया है
और वोट चोरी की पूरी प्रक्रिया का पता लगा लिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक में हमने एक सीट को चुना और उसकी वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इस प्रक्रिया में हमको 6 महीने लगे। इसके बाद हमें समझ में आ गया कि वोट चोरी कैसे होती है, कौन करता है और नए वोटर्स कहां से लाए जाते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हमें इसका कागजी सबूत मिल गया है, हम इसे जनता और चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो इस वोट चोरी के मुद्दे को अब देशव्यापी मुद्दा बनाएगी, क्योंकि ये बात सिर्फ बिहार या कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कथित धांधली के साथ साथ आगे होने वाले विधानसभा चुनावों की भी है। अब 5 अगस्त को राहुल गांधी क्या खुलासा करते हैं, ये देखना होगा। चुनाव आयोग पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर सिद्धरमैया का दावा सच होता है तो चुनाव आयोग मुश्किल में फंस जाएगा। वैसे एनडीए की सरकार को मुश्किल में फंसाने वाला बड़ा फैसला सीजीआई गवाई की बेंच ने सुनाया है। तो क्या है वो फैसला जो सीजीआई ने सुनाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि नेता अपने हित को देखते हुए पार्टियां बदल लेते हैं। इसी दल बदल को लेकर सीजीआई गवाई ने अब सख्त टिप्पणी की है। उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा करना लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। दरअसल ये मामला तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 3 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है। बीआरएस के 10 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। बीआरएस की तरफ से इन विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार देने की डिमांड की गई थी। जब विधानसभा स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया तो बीआरएस की तरफ से इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने जोर दिया कि दल बदल न सिर्फ जनादेश का अपमान है, बल्कि ये जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। सीजीआई ने कहा कि अयोग्यता की कार्यवाही का निर्णय स्पीकर के हवाले करना अदालतों में होने वाली देरी से बचने के लिए था। सीजीआई ने साफ कर दिया कि स्पीकर को इस मामले में 3 महीने में फैसला लेना होगा। वैसे ये कोई अकेला तेलंगाना का मामला नहीं है। देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। बिहार में 1.5 साल पहले आरजेडी के 3 विधायकों ने दल बदला था। एनडीए खेमे में चले गए थे। आरजेडी ने तीनों की ही सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। अब बिहार में चुनाव सामने आ चुका है, लेकिन किसी भी विधायक की सदस्यता नहीं गई। यूपी विधानसभा में भी यही नजारा दिखा, जब मुख्य विपक्षी दल सपा के आधा दर्जन विधायक बीजेपी के पाले में चले गए। उनकी सदस्यता रद्द करने की डिमांड स्पीकर से सपा ने की, लेकिन किसी की सदस्यता नहीं गई। दल बदल का ये खेल उन राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सीजीआई का ये कहना है कि दल बदल पर फैसले को लटकाना लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी नसीहत है। दल बदल पर सीजीआई की टिप्पणी हर उस राज्य के लिए है जहां पाला बदल का खेल हो रहा है। विधायक पाला बदल कर भी अपनी सदस्यता बचाने में कामयाब हो रही हैं, क्योंकि विधानसभा स्पीकर फैसला लटका रही हैं। अब शायद सीजीआई के आदेश पर कुछ बदलाव दिखाई दे। वैसे बदलाव इस समय पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या ईसाई बहुल देशों की है, लेकिन अब इस संख्या में गिरावट आ रही है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की बदलती डेमोग्राफी अब वैश्विक चिंता की वजह बन रही है। इसे लेकर सियासत भी तेज हो रही है। खास तौर पर दक्षिणपंथी रुझान वाली सरकारें इस मुद्दे को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इन सब के बीच प्रतिष्ठित प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट में ईसाई देशों की घटती संख्या के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि 10 सालों में ईसाई बहुल देशों की संख्या में गिरावट आई है। 2010 से 2020 के बीच ईसाई आबादी की अधिकता वाले देशों की संख्या में 4 की कमी आई है। 2020 तक आबादी को लेकर किए गए विश्लेषण में पाया गया कि 201 देशों और क्षेत्रों में से 120 में ईसाई आबादी बहुसंख्यक बनी हुई है। लेकिन अगर बात 2010 की करें तो यह संख्या 124 थी। सभी देशों में ईसाई बहुल देशों की हिस्सेदारी 60% है, जो 10 साल पहले 62% थी। इस गिरावट का मुख्य कारण ईसाई धर्म छोड़ने वाले लोगों की बढ़ती संख्या है। हाल के सालों में दुनिया भर में लाखों ईसाई धर्म छोड़ रहे हैं, जिसके चलते 10 सालों में कई देशों में ईसाइयों की संख्या में गिरावट देखने को आई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बदलाव के चलते ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और उरुग्वे जैसे देश अब ईसाई बाहुल्य नहीं रहे हैं। इन देशों में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या 50% से भी नीचे गिर गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 साल पहले किसी धर्म को नहीं मानने वाले 7 देशों में बहुसंख्यक थे, जो अब बढ़कर 10 हो गए हैं। उरुग्वे की 52% आबादी खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ती है, जबकि ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 44% है। वहीं यूके में ईसाई आबादी 49% ही बची है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 47%, फ्रांस में 46% ही ईसाई जनसंख्या बची है। इसके अलावा नीदरलैंड में भी अब बहुमत अब किसी मजहब को ना मानने वाले लोगों का है। न्यूजीलैंड में यही नंबर 51% है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जैसे कि इन दिनों मुसीबतों का डबल इंजन चल रहा है। एक तरफ संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके खास मित्र डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए नई नई मुसीबतें खड़े करते जा रहे हैं। जितना नरेंद्र मोदी अपने ऊपर सवालों से घबराते हैं, उतने ही सवाल ट्रंप ने उनसे कर दिए हैं। जैसे पूछा कि रूस से आपने हथियार क्यों खरीदे, रूस से आपने पेट्रोल क्यों खरीदा, ईरान से पेट्रोल क्यों खरीदा। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे कि एक सास, खड़ूस सास अपनी बहू से पूछती है कि भाई इस कलर की चप्पल क्यों पहनी, इस कलर की नेल पॉलिश क्यों लगाई, फलानी पड़ोसन से तू क्यों बात कर रही थी, फलाना फलाना। अब देखना यह है कि मोदी है तो मुमकिन करने वाले मोदी अब किस तरह से इस समस्याओं से निजात पाते हैं और मुमकिन करते हैं जो वो चाहते हैं। क्योंकि देश में तो राहुल गांधी पूरी तरह से उनके खिलाफ सब कुछ नामुमकिन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।